हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में, यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आपका टैगलाइन ही है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। तो आज आपकी जो नीट की क्लासेस चल रही हैं और इसमें मैं केमिस्ट्री का जो पार्ट डिस्कस करूंगा। तो थोड़ी देर में मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, तो आप एक काम करिए, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें, है ना। गुड़िया जी, प्रखर, अंचल, सुहासिनी, शुभी, शिवपूजन, अंकित, ठीक है। और जो और भी स्टूडेंट हैं, अजीत और जो भी स्टूडेंट हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पाता, बट आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि आप किस बोर्ड को बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड। तो आपने डाला था, मैक्सिमम बच्चों ने कुछ सीबीएसई के भी हैं, कुछ यूपी के हैं। तो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टर्म्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, बाई चांस कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप उसे मैसेज कीजिएगा। आपके पास नंबर है मेरा, तो हम उसे एक बार कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दूं। तो चलिए, धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन कर लें, 1 मिनट का समय और ले लीजिए आप लोग। और ज्वाइन करने के बाद जब आप जैसे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हो, उसके बाद आप एक काम और करो, क्लास स्टार्ट करने के लिए बोल दिया करो, सर अब क्लास स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, बट 1-2 मिनट आपके लिए जेन्युइन चीज है। किसी का कनेक्शन कभी लेट होता है, कभी किसी के साथ कुछ और प्रॉब्लम है, तो इसलिए। और एक चीज और बोलूंगा कि आप लकी हैं कि इस समय, इस पैंडेमिक के समय आप के लिए इस तरह की क्लासेस अरेंज हो रही हैं और आप उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो थैंक यू बोलिएगा अपने पीएम को, सीएम को, जिन्होंने ये योजनाएं स्टार्ट की हैं, और डेफिनेटली इससे आपका बेनिफिट ही होगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी आ जाएं आप लोग। देखिए, आज कुछ चीजें सीखनी है और खूब मन लगा के पढ़िए, है ना, खूब मन लगा के पढ़िए। जितनी पोटेंशियल है, जितनी जान है, सारी जान लगा दीजिए। आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज और बोलना है कि जो क्लास में पढ़ाता हूँ, जैसे पिछला वाला जो क्लास कराया है, तो उसको प्लीज देख के आया कीजिए। एटलीस्ट उसकी वीडियो देख लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे अगर ब्लैंक आ जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और बाई चांस किसी रीजन से अगर आपके वो क्लास नहीं हो ले पाए या जो भी चीजें रही हैं, तो आप कोशिश ये जरूर कीजिएगा कि उस वीडियो को जरूर देख लें, उस लेक्चर्स को जरूर सुन लें या अपने नोट्स को बना लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलें स्टार्ट करें। जैसे लगभग लगभग सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। और शुभी, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सभी को, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभ संध्या, है ना। चलिए स्टार्ट करें ना। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, मैं अखिल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री की फैकल्टी, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की जिस मेजर पोर्शन को आज मैं डिस्कस करूंगा, वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट इज नोन एज प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो थ्योरी है जिसको मुझे आपको बताना है। और नीट में प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बताने जा रहा हूँ या मैं सिर्फ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें और भी कई सब टॉपिक हैं, बट मेजर पोर्शन आपका यही है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ड्यूअल नेचर है, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हम ज्यादा इंफेसिस करेंगे। चलिए, मैं जैसा कि मैं अपने हर एक लेक्चर में आपको बताता हूँ कि आप थोड़े से मोटिवेटेड रहिए अपने लाइफ में, क्योंकि जितने आप मोटिवेटेड होंगे उतना ही आपका सिलेक्शन के उतने ही पास जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, आपके लिए एक टैग लाइन है,
माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फुल पोटेंशियल दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी अभी की सिचुएशन में, या पहले की भी सिचुएशन की मैं बात करूं, तो ध्यान रखिए, थोड़े से हाईली मोटिवेटेड रहिए और चीज़ों को धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए, आपके लिए बेटर होगा, है ना। चलिए, तो देखिए, आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिस भी टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ मैं स्पेक्ट्रम भी लिख सकता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या स्पेक्ट्रम, इसको इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युत, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, एनर्जी मतलब एनर्जी। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। दूसरा पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने बहुत अच्छा एक थ्योरी दी थी, दैट इज नोन एज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और इसी प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पे एक एप्लीकेशन पार्ट है, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलेंगे इसे? प्रकाश वैद्युत वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम के हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि चीजों को बता दूं जितना मुझे समझ आती हैं चीजें। और प्लैंक क्वांटम थ्योरी को प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलेंगे। हिजेंस वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिजेंस वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगर आपको सिर्फ इसमें से कुछ चीजें पढ़नी हो तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर करिएगा, इसमें क्वेश्चन आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस तो आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो हो जाएगा। ठीक, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है हिजेंस वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी को बोलते हैं हिंदी में अनिश्चितता का नियम, अनिश्चितता का नियम, है ना। तो हिजेंस वर्क ने एक नियम दिया था, हिजेंस वर्क अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब अनिश्चितता का नियम। तो इन टॉपिक को आज हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लास्ट वाला रिवीजन जरूर करके आया कीजिए आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोहर थ्योरी पढ़ा दी थी। अब बोहर थ्योरी में कैसे रेडियस को चेंज करते हैं, कैसे आप रेडियस के साथ साथ आपका कैसे इसके एनर्जी की बात करते हैं, कैसे वेलोसिटी की बात करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। तो किसी को अगर पता हो लास्ट क्लास का तो थोड़ा आप लोग इसको आंसर करेंगे क्या? रेडियस में मैंने क्या बताया था आपको? रेडियस में 0.529, हाँ, 0.529 जेड बाई एन समथिंग कुछ बताया था ना, एन स्क्वायर। तो वो सब फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग एक काम भी कीजिएगा कि आपका होमवर्क रहेगा कि इसका जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जो भी आप इसके फार्मूले पढ़ रहे हैं, तो फार्मूले को आप एक जगह लिख के मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करें। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। पहले तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है उसकी बात थोड़ी सी करते हैं। इसको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और ये आपको डेटा एज इट इज याद रखना है, क्योंकि आपके नीट में क्वेश्चंस आते हैं इसी डेटा के बेस पे। तो इसको मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले इसके लिए कुछ कुछ थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी, न्यूटन का नाम सुना है क्या आपने? क्या आप सभी ने न्यूटन का नाम सुना है क्या? न्यूटन, न्यूटन का सिद्धांत सुना है क्या? न्यूटन का नाम सुना है? न्यूटन अपने समय का बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंटिस्ट हुआ करता था। और न्यूटन न्यूटन अगर किसी चीज को बोल दे कि ये चीज होती है, ठीक है,
तो उसका उसका इतना प्रभाव था, इतना ज्यादा उसका अपने फील्ड में इन्फ्लुएंस था कि कोई भी साइंटिस्ट कम से कम 10-15 साल तक तो उस पर रिसर्च ही नहीं करता था। तो क्योंकि न्यूटन ने बोल दिया, तो न्यूटन साहब बहुत ही स्ट्रांग पर्सन थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट माने जाते थे। और ये जहां भी रूल देते थे, चाहे वो फिजिक्स में दे दें, मैथ्स आपके ये केमिस्ट्री में दे दें, तो उस पर कोई रिसर्च नाम की कोई चीजें कम से कम कुछ साल तक तो नहीं होती थी। और कुछ न्यूटन के सपोर्ट में भी कुछ साइंटिस्ट आ जाते थे, है ना। तो न्यूटन का नाम आप सभी ने सुन रखा है, ठीक है। तो भैया न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक थ्योरी दी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्पोसल्स थ्योरी, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं कणिका सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, कणिका सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ कार्पोसल्स दिया उसने। तो उसमें उसने कुछ बातें बताई जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ये जो थ्योरी का नाम था, कॉर्पुस्कुलर थ्योरी, ठीक है। अभी ये मैं मिटा दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये थ्योरी दी उसने, या इसको इसको बोलते हैं कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, ठीक है। कणिका सिद्धांत दिया, ठीक है। तो उसने ये चीज बोली कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है, जो आप ये लाइट देख रहे हैं आपके रूम में, जो लाइट है, जो सनलाइट आ रही है, ये सारी लाइट्स होती हैं। उसने ये बोला कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। किससे बने हैं, छोटे 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 कणों से मिलकर बने हैं, ये इसने बोला। मतलब अब आप देखिए, आपके पास जो लाइट आ रही है वो क्या है, उसने बोला कि ये कणों के फॉर्म में आ रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ, ये जो लाइट है, ये छोटे 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 पार्टिकल्स के फॉर्म में आपके पास पहुंच रही है। चलिए, अब इसको सिद्ध भी तो करना है। मान लीजिए आपने दे दिया सिद्धांत, तो ऐसा नहीं कि सिद्धांत दे दिया, उसको आपको सिद्ध भी करना है, इसको आपको प्रूव भी करना है। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और जो ज्यादातर सही भी हुए। जैसे इसके बेसिस पे उसने उसने रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसे हिंदी में आप परावर्तन और शायद अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इस पार्ट को उसने प्रूव भी कर दिया। लेकिन वो कुछ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसमें आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन था। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। तो चूंकि न्यूटन ने ये बोला है, कणिका का सिद्धांत दिया है, कार्टेशियस थ्योरी दी है, और इसने कुछ पार्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया, कुछ पार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये, तो इसमें कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल, देखिए दो चीज है आपका, अगर आप पुरानी थ्योरी पढ़िए, जैसे आप यूपी बोर्ड में आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु संरचना है वो दो पार्ट में है। एक पुराने पर मतलब इसकी पुरानी अवधारणा, और एक न्यू कॉन्सेप्ट, इस तरह से है। तो वो है क्या बेसिकली, उसमें पुरानी अवधारणा में यही सारी चीजें है कि जो न्यूटन जो था, उसने जो सिद्धांत दिया था, उसके बेसिस पे जो चीजें डिस्कस हुई, वो आपकी पुरानी वाली थ्योरी थी। लेकिन जो मैक्सवेल था, ये लेटेस्ट था। तो मैक्सवेल इन चीजों को अपोज डायरेक्टली नहीं किया उसने, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को उसने प्रूफ किया, लेकिन ये सपोज करते हुए कि लाइट इज अ वेव। लाइट इज अ, जो आपकी लाइट है, दैट इज द नॉट वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये उसने बोला। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग उसने चीजों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, लाइट को कंसीडर किया कि इट दिस लाइट इज नॉट एग्जैक्टली इट इज अ पार्टिकल, इट बट इट इज अ वेव कैरेक्टर, ये वेव का भी कैरेक्टर रखता है। जैसे आपके पास जो लाइट आ रही है, दैट इज वेव के फॉर्म में आ रही है, उसने ये बोला। बट न्यूटन ने बोला
कि लाइट आपकी क्या है, कॉर्पोसल्स के फॉर्म में है, मतलब कणिका के फॉर्म में है। इस चीजों को न्यूटन ने बोला। तो अब चूंकि लाइट आपकी मैकेनिकल वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इसमें जरा थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात समझ लीजिए कि ये कहता है कि जैसे मान लीजिए जहां जहां लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक ड्रॉ करें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, तो देखिए अगर आप इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं और इधर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना, ये आपके परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर का मतलब समझिए, यहाँ आप 2D में बना रहे हैं बट एक्चुअली आपको इमेजिन 3D में करना है। तो 3D में कैसे इमेजिन करेंगे, जब आप थोड़ा सा आप मेरा हाथ भी देखिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर इसके मेरे हाथ को देखिएगा। इसमें जो है, इसमें इस तरह से परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसा समझिए ये एक्स एक्सिस है तो ये इधर गया ऐसा ऐसा, और ये जेड एक्सिस है तो इसमें इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। मेरा हाथ देखिए जरा इधर, इसमें ऐसा जाएगा और इसमें, क्योंकि दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रही है, तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस हुई, वो जो डिस्टर्बेंस हुई वो किसकी वजह से हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से। किसकी वजह से हुई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की वजह से ये फील्ड जनरेट हुआ, जिसकी वजह से आपका जो वेव है वो ट्रांसफर होता है। बाद में ये पाया गया कि लाइट के अलावा भी कई ऐसी वेव्स है जो आपकी इस तरह के डिस्टर्बेंस से प्रोड्यूस होती हैं, और इनको जो अरेंज किया गया, इनको क्या किया गया, जो अरेंज किया गया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आई बात समझ, सुन लीजिए। अब इससे थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख लीजिए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट आप जानते रहे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए फिर से। न्यूटन था जिसने कणिका सिद्धांत दिया, कुछ चीजों को उसने कणिका सिद्धांत के ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया। मैक्सवेल आया, उसने कणिका सिद्धांत के अलावा एक चीज और बोली कि लाइट जो होती है वो कण नहीं है, वो पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, वेव है। और इसी, ये जो लड़ाई चली आपकी, मतलब न्यूटन के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट आ गए, मैक्सवेल के सपोर्ट में कुछ साइंटिस्ट आ गए, और इन दोनों की, मतलब एक बोलता था कि ये चीज सही है तो उसके रिगार्डिंग उसने एक्सपेरिमेंट कर दिया, दूसरा बोलता था नहीं ये चीज सही है, तो उसके भी कुछ ग्रुप वाले थे, उसके भी कुछ दोस्त थे या उसके भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस चीज को प्रूफ किया। बाद में इस लड़ाई को, इस लड़ाई, अब आप लड़ाई का मतलब ऐसा मत समझिए कि केमिस्ट्री या साइंस में लड़ाई होती है तो वो हाथ हाथ से, पैर से, डंडे से ऐसे लड़ाई करते हैं, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट लड़ाई करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, एक दूसरे को डिस्कार्ड करते रहते हैं और इस तरह से लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो हुआ क्या कि एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डे ब्रॉगली, ठीक है, जिसका नाम था डे ब्रॉगली, और उसने, अभी आपको मैं ये लिखाऊंगा डे ब्रॉगली वाला, तो उसने क्या किया, इन दोनों सिद्धांतों को ऐड कर दिया। उसने क्या किया, मैक्सवेल थ्योरी और जो न्यूटन की थ्योरी थी, जो पार्टिकल थे, इसे आप पार्टिकल भी बोल सकते हैं, पार्टिकल थ्योरी दोनों को ऐड कर दिया, और उसने बोला कि लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, नॉट अ वेव, इट हैज अ डुअल कैरेक्टर, इसका डुअल कैरेक्टर होता है। तो आपने शायद 11th में से पढ़ा होगा, बट ये चीज थी मेन, ठीक। तो अब आपको पहली चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखिए, ये आपको कहानी थी, कहानी मैंने आपको बता दी। अब जरा यहाँ देख लेते हैं, अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देखिए जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो जितने भी आपके जो भी वेव्स हैं उनको एक अरेंज कर दिया जाए, तो आपके पास ये एक ऑर्डर बनता है, जिसमें पहले नंबर पे आपका आता है एक्सरे। एनसीईआरटी ने भी इसे दिया है, आप इससे एज इट इज याद रख लीजिए, ठीक है। और इसको कैसे याद रखना है, इसके इंक्रीजिंग वेवलेंथ, मतलब कि जब आप इधर से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं,
तो इसका वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसका जो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, लेकिन अगर आप इधर से इधर जाएं तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति बढ़ती है। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, its wavelength is increases, and in the same way when we are moving from right to left its frequency is increases। और जो एनर्जी होती है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा इसे। और जो एनर्जी होती है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के फॉर्म में। तो नीट के बेसिस पे मेरा ये कहना है, मानना भी है कि आप इसे जरूर ध्यान से याद रख लीजिएगा। जो एनर्जी होती है, जो आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो एक बात बताइए मुझे, जरा एक बात बताइए अभी, एक बात बताइए कि एनर्जी, अभी ये आप ऐसे फॉर्मूला देख लीजिए, है ना, अभी आप 11th से 12th में आ चुके हैं, तो फॉर्मूला देख लीजिए। क्या मैं एनर्जी को 1 बाई लैम्डा बोल सकता हूँ? एनर्जी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। तो इसका मतलब अगर लैम्डा बढ़ेगा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? सुबह जल्दी बताओ, सुबह बताओ, प्रखर, शिवभोजन। अगर लैम्डा इंक्रीज हुआ तो एनर्जी डिक्रीज हुई। तो बेटा बताओ मुझे, इधर की इस साइड की एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इस साइड की एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। इस साइड की एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? जल्दी से लिखो, जल्दी बताओ। गुड़िया, सुहासिनी, अंचल, वेरी गुड। निखिल, अच्छा निखिल, अब ये बताओ बेटा, इस साइड की एनर्जी क्या होगी? इस साइड की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और इस साइड की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा इधर कम है और लैम्डा इधर ज्यादा है। अब मैं आपको ये ऐसा क्यों बता रहा हूं, ये भी सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। अगर एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है, तो क्या उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी क्या? मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अब एनर्जी इसकी ज्यादा है, यहाँ देखते रहिए बोर्ड, अब मेरे साइड साइड में देखिए, बोर्ड में मत देखिए। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो क्या इस, जब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो जब इससे टकराएगा तो हाई एनर्जी से टकराएगा, इसे पेनिट्रेट करके इधर से इधर निकल आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आपका जो बॉडी से, जो हम आपने अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए, मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराइए तो उसमें एक्सरे यूज किया जाता है। मतलब आपके साइड से वो रेज आती है और पास होके आपका बॉडी का एक फिगर बन जाता है, मतलब हड्डियों को क्रॉस नहीं कर पाती है, लेकिन आपके जो फ्लैशेस हैं, जो मास है, उसको वो क्रॉस करके चली जाती है। ये तभी पॉसिबल है जब वो हाईली इनर्जेटिक हो। अगर वो इनर्जेटिक नहीं है तब नहीं कर पाएगा। और हाई एनर्जी होने के लिए क्या उसका लैम्डा कम होना चाहिए? क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? मेरी बात समझ आ रही है? जरा समझ आ रही है तो जरा हाँ लिखिए उसमें। नीट का पेट क्वेश्चन है, आता है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब लैम्डा की बात ध्यान से समझो बच्चों। अब जो, लेकिन कभी भी आपने रेडियो वेव से ऐसा नहीं कि आप, रेडियो वेव का मतलब, रेडियो वेव का यूज हम अपने मोबाइल्स में भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मोबाइल रख दीजिए किसी के सामने या उससे वेव छोड़ रहे हैं और उसका क्या हुआ कि आप एक स्पेक्ट्रम बना लिया, आपने उसके बोन्स को क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं करता। मतलब कि जो रेडियो वेव्स हैं वो आपको ऐसा नहीं कि आपको क्रॉस करके निकल जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो इंक्रीजिंग लैम्डा के ऑर्डर में आपको ये चीजें याद रखनी है कि जो सबसे, जो लैम्डा से सबसे कम होता है, यानी जो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो होगी एक्सरे की, सॉरी, वो होगी आपकी गामा रे की। गामा रे की सबसे ज्यादा होती है। गामा रे से पहले जो रे होती है, उस रे का नाम होता है कॉस्मिक रेज। आपने सुना होगा कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें सुना होगा। तो कॉस्मिक रेज इधर होती है, ठीक है। मैंने जहां से उठाया था उसमें कॉस्मिक रेज नहीं लिखा था, बट आप ध्यान रखिए कि कॉस्मिक रेज सबसे कम लैम्डा वाली होती है, हाईली एनर्जेटिक होती है। और 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 गामा रे जो होती है वो उसका लैम्डा थोड़ा ज्यादा होता है।
उसके बाद एक्सरे का नंबर आता है, एक्सरे से आप लोग बड़े फैमिलियर होंगे। फिर अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, मैंने बताया था जो सन से रेज आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन ऊपर के लेयर में रोक लेता है। फिर इसके बाद जो होता है ये विजिबल रेंज है, ये आपकी विजिबल रेंज है, मतलब आपको एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ये गामा रेज ये दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जो कलर आपको दिखाई देता है इस रेंज को मैं बोलूंगा विजिबल रेंज। जैसे मैंने ये क्या है जो शर्ट पहना है, आपको शायद ब्लैक दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये है आपका ब्राउन कलर का शर्ट, ठीक है। तो ये जो कलर आपको दिख रहा है, मेरे माइक का कलर दिख रहा है, आपका ब्लैक कलर का स्पेक्स का कलर दिख रहा है, मेरे हेयर्स का कलर दिख रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में है, विजिबल रेंज ये दिखाई देने वाली चीज है। तो दूसरी चीज बायो में एक क्वेश्चन आता है कि जो विजिबल रेंज है वो कहां से कहां तक है, वो आप देखिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच आपकी विजिबल रेंज होती है, चीजें आपको दिखाई देती है। इस विजिबल रीजन के थोड़ा सा और आगे चले आए तो ये होती है, देखिए आपकी आईआर होती है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की रेडिएशन होती है। इंफ्रारेड का मैं एक यूज बता देता हूँ, क्योंकि मेडिकल के आप स्टूडेंट है तो ये पूछा भी जाता है। जितने भी, जैसे मान लीजिए आपको चोट लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको चोट लग जाए, ठीक है, या मस्कुलर पेन है, ठीक है, तो एक अगर आप देखें कि शायद मेरे ख्याल से शिवपूजन जानते होंगे, क्योंकि शिवपूजन इस फील्ड में भी है, तो आपने देखा होगा कि अ, जो ये होता है ना फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक लैंप रखते हैं, ठीक है, तो वो इंफ्रारेड वाली लैंप होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन वाली लैंप होती है। तो इस लैंप से अगर आपको चोट लग जाए, तो बाई चांस अगर आपका चोट मान लीजिए 3 दिन में सही हो रहा है, 4 दिन में सही हो रहा है, आप एक बार इंफ्रारेड से सिकाई कर दीजिए उस चोट पे, जैसे चोट जहां लगी है वहां आपको ये वाले किसी पार्ट पे चोट लगा, उस पे इंफ्रारेड से थोड़ी सिकाई करें, बहुत ही इनर्जेटिक होता है, बहुत ही थोड़ी देर में आपको एकदम गर्म कर देगा, ये थोड़ी देर में ही गर्म हो जाता है, मतलब अगर आप उस इंफ्रारेड की बात करें तो लेकिन इतनी जल्दी वो हील होता है, इतनी जल्दी वो सही हो जाता है कि आप इमेजिन नहीं करेंगे। जो 3 दिन में होता है वो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा, 1.5 दिन में ही आपका ठीक हो जाएगा। तो मेडिकल इक्विपमेंट में इंफ्रारेड का बहुत अच्छा यूज होता है। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो हम रिमोट से यूज करते हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा इंफ्रारेड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद होती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होती है, आपने माइक्रोवेव ओवन सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन सुना होगा। तो माइक्रोवेव ओवन जो होती है वो वही चीजें हैं, उसमें आपने कहीं पेस्ट्री खाने जाइए, पेस्ट्री बोलते हैं ना उसे, तो वो माइक्रोवेव ओवन में डाल के फिर निकाल के आपको देते हैं, तो ये पेस्ट्री वाली थोड़ा सा ये मतलब जो चीजें उसे किल करता है, मतलब जितने बैक्टीरियल चीजें उन्हें थोड़ा सा किल करता है, इसलिए आप माइक्रोवेव का यूज करते हैं। इसके बाद आपका रेडियो वेव्स आती है। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, आपने एफएम सुना होगा ना, एक रेडियो सुना होगा एफएम, एफएम, और एक होता है एएम। आपने ज्यादातर एफएम रेडियो सुना होगा, एएम वाला कम सुना होगा। तो और फिर एक होती है लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें शॉर्ट रेडियो वेव यूज करते हैं। जैसे हमारे पास जो हम कहीं कहीं से कहीं पे कोई संदेश भेजते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एफएम यूज करते हैं, मतलब शॉर्ट रेडियो वेव यूज करते हैं, ठीक। शॉर्ट रेडियो वेव है तो उसका जो लैम्डा है लॉन्ग रेडियो वेव से कम है, उसका लैम्डा लॉन्ग रेडियो वेव से कम है, इसलिए उसका जो है उसका एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जो लॉन्ग रेडियो वेव है, कभी आप जम्मू कश्मीर गए क्या, जम्मू गए, वो वैष्णो देवी गए होंगे, कभी देखा होगा। अगर आप में से कौन कौन वैष्णो देवी गया हुआ है, प्रखर, शुभी, अंचल, गुड़िया, निखिल, शिव पूजन, अच्छा कुछ लोग गए हैं, है ना। तो अगर आप वैष्णो देवी गए तो क्या आपने देखा है कि आपका मोबाइल वहां काम नहीं करता। जो आपका मोबाइल यूपी में काम करेगा, बॉम्बे में काम करेगा, दिल्ली में काम करेगा, लेकिन वहां जाने पे आपका मोबाइल काम नहीं करता। लेकिन वहां की जो आर्मी है, वहां की जो आर्मी है, उनका जो मोबाइल है, जो उनके उनके पास क्या था, वॉकी टाकी होता है, मतलब वो आपने देखा होगा, इतना छोटा सा मोबाइल जैसा होता है,
आगे एक मोटा सा वो लगा होता है, वो उसी से बात करते हैं। तो उससे, लेकिन उसका कुछ रेंज होता है। वॉकी टॉकी आप भी खरीद सकते हैं, बट उसका एक रेंज होता है। जैसे उसका रेंज 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, तो वो उस रेंज में ही काम करेगा। या कभी कभी आधा किलोमीटर होता है, 1500 मीटर, 150 मीटर, जो भी हो, तो उस रेंज में ही काम करता है। तो वॉकी टॉकी से, क्योंकि वहां पे ये जो शॉर्ट वेव्स है वो काम नहीं करती, उनको वो ब्लॉक कर देते हैं। अब उनका जो सिग्नल होता है उसी से वो काम करते हैं। ठीक है, तो वहां आर्मी हमारी जो होती है वो लॉन्ग रेडियो वेव यूज करती है। नॉर्मल केस में हम जो यूज करते हैं वो शॉर्ट रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव ओवन बता ही दिया मैंने, इंफ्रारेड का बता ही दिया, अल्ट्रावायलेट आपको पता ही है, एक्सरे का यूज हम करते हैं हॉस्पिटल में, गामा रे और उसके पीछे कॉस्मिक रेस। तो अब आपको इसको इसी ऑर्डर में याद करना है कि लैम्डा किसका ज्यादा, किस ऑर्डर में, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम और लॉन्ग रेडियो वेव। अब आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं, एटलीस्ट इस ऑर्डर को जरूर लिख लीजिएगा, इस ऑर्डर को जरूर लिख लें। मैंने आपको कोई चीज समझा दी पूरी, है ना। इसका इंक्रीजिंग लैम्डा और विजिबल रेंज भी जरूर याद रखिएगा। विजिबल रेंज, इसी विजिबल रेंज में ही जो पत्तियां आपकी होती हैं फोटोसिंथेसिस का काम करती है, इसी विजिबल रेंज में। अगर ये हटा दिया जाए विजिबल रीजन, तो कभी भी आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर सिर्फ इस रीजन को हटा दिया जाए तो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। तो होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी, चीजें समझ आ गई। एक बार मैसेज करिए। थोड़ा सा रुक जाता हूँ मैं ना, रुक जाता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग जो है बहुत फोकस करेंगे तो। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया आपको। ये तो ऐसे ही था, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट बातें करें क्या, नेक्स्ट चीजें बताऊं आपको। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लैंक क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट आपका क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजों को पढ़ते हैं। देखिए, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी, प्लैंक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उसने कुछ एक थ्योरी दे दी, एक कुछ चीजें दे दी, जिसे आप प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पहले मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उसने ये कहा कि मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी है, मतलब कोई ब्लैक बॉडी है, काले रंग की चीज है, ठीक है। अगर आप इसे गर्म करें, इसे आप हीट करें, गर्म करें, तो ये क्या करेगा, रेडिएशन, मतलब ये रेडिएशन क्रिएट करेगा। अगर आप उसे जलाते हैं तो क्या करेगा, ये थर्मल रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ की और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इमिट करता जाएगा, ठीक। तो जो थर्मल रेडिएशन गई, या जो थर्मल थोड़ी सी आपको लाइट जैसी चीजें दिखेंगी, तो उसके लिए प्लैंक ने कुछ चीजें बताई थी। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इन चीजों को बताता हूँ, ठीक है। तो प्लैंक ने ये बोला, देखिए प्लैंक जो था ये न्यूटन का बड़ा समर्थक था, मतलब ये पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करता था। तो इसने ये बोला कि जो लाइट होती है, क्या बोला, जो लाइट होती है, ये जो होती है, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस नहीं आती, बल्कि ये
डिसकंटिन्यूअस वे से आती है। लाइट कैसे आएगी आपके पास? डिसकंटिन्यूअस वे से आएगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से भी बताता हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी आपके मोहल्ले में या आपके घर पे जो लाइट है वो डिम हो जाए। अगर लाइट डिम हो जाए तो आपको फील होता है, अगर आप उस समय पढ़ रहे हैं तो एक समय क्या होगा, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, लाइट की जो एनर्जी है काफी ज्यादा हो जाएगी, एक समय कम। मतलब वो आप देखते हैं ना, अपने गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये लप लप कर रहा है, ये बल्ब क्या कर रहा है, लप लप कर रहा है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो बेसिकली क्या है, किसी पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई और किसी पे कम, कहीं ज्यादा, कभी कम, कहीं ज्यादा, कभी कम। तो यही चीज आपके पास जो लाइट आपको, और ये चीज फैक्ट है कि लाइट जो आ रही है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है। लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो लाइट है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊं, आप जरा इसमें मेरी फोटो देखिए, आपको देखिए एक लाइट दिख रही होगी, ब्लर सा ऊपर ऐसे ऐसे कभी कभी चल रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो या तो पूरा ही ब्लर होता या तो पूरा ही इस तरह से जाता। तो इसका मतलब ये है कि लाइट्स जो है वो आपके पास जो आती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं आती है, वो डिसकंटिन्यूअस होती है, पहली चीज। दूसरी चीज उसने ये बोला कि जो लाइट आती है वो आपके पास छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है। ठीक, और ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं इसका नाम उसने दिया क्वांटा। क्या दिया इसका नाम? क्वांटा। ठीक है, ये छोटा जो पैकेट्स होती है, इसकी ये छोटे छोटे पैकेट्स जो आते हैं इसको नाम उसने दिया, इसको हम क्वांटा, मतलब लाइट जो है क्वांटा के फॉर्म में आपके पास आ रही है। दूसरी चीज ये बोलता है कि ये जो लाइट है इसकी जो एनर्जी है, जो क्वांटा है, इसकी कुछ एनर्जी भी होगी। भाई आपको लाइट से दिख रहा है कोई चीज है, ठीक है, ज्यादा लाइट पड़ जाएगी, आप सन में खड़े हो जाइए, गर्मी में आपको बोल दिया जाए कि 2 घंटे ये गर्मियों में आप खड़े हो जाइए अपने छत पे, अभी तो आप घर में हैं, छत पे खड़े हुए तो 2 घंटे, आप 10-15 मिनट में आप खड़े नहीं हो सकते, आपका पैर जलने लगेगा। आप अगर आपका फ्लोर जो है पत्थर वाला है तो आप थोड़ी देर में ही भाग भाग जाएंगे। इसका मतलब उस क्वांटा में क्या एनर्जी भी है, क्या क्या उस क्वांटा में एनर्जी भी है क्या? तो वो यही बोल रहा है प्रखर कि ये जो क्वांटा है उसमें कुछ एनर्जी भी होती है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं लिखा भी देता हूँ। ये जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी की। और फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसको हटाऊं, इस प्रोपोर्शनल को हटाऊं, तो आपका प्रोपोर्शनल हटाने पे एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हैं एच। ये जो कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, और इस प्लैंक कांस्टेंट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है ये 6.62 इंटू 10⁻⁻31, सॉरी -34। कल शायद मैंने आपको 31 या क्या 34 बोला था, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, 34 होगी, माइनस का 34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो कभी कभी आपको ये भी वैल्यू भी पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एच की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, तो ये वैल्यू फिक्स है, जूल सेकेंड। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अगर आप इसी को आगे लिखिए तो ये क्या होता है, न्यू की वैल्यू होती है, न्यू जो होता है वो c बाई लैम्डा होता है। c का मतलब होता है वेलोसिटी और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। इसको वेलोसिटी मतलब वेग बोलते होंगे, और ये लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य है ना, और न्यू मतलब ये आवृत्ति, आवृत्ति।
तो हिंदी के भी लोग देखते रहिए इसे साथ साथ में। ये आवृत्ति है, ये वेग है, और ये लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एच सी बाई लैम्डा। यही फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था, सॉरी यहाँ पे मैंने समझाया था आपको, मिटा दिया मैंने वहां पे। ठीक है, तो ये था आपका प्लैंक की बातें। तो पहले इतनी बात समझ में, ये हो गई एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट बात, ये एक चीज और कहता है कि जो एनर्जी के पैकेट्स होंगे, ध्यान से समझ लीजिए, ये जो एनर्जी के पैकेट्स होंगे, इसकी एनर्जी एक मल्टीपल इंटीग्रल में होती है। मतलब कि ऐसा होता है कि इसकी एनर्जी, जो पैकेट्स हैं, इसकी एनर्जी मान लीजिए किसी पैकेट की एनर्जी हो गई 2 जूल, किसी पैकेट की एनर्जी हो गई 1 जूल, किसी पैकेट की एनर्जी हो गई 5 जूल। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी पैकेट की एनर्जी क्या है 1.5 जूल होगी, 1.5 नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर एक नंबर में जाएगी, मतलब पॉइंट्स में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 1.25, इसका वैल्यू 1.75, 1.5, 1.35, ऐसा नहीं होगा। क्या तो 1, 2, 3, 5, 10 ऐसा होगा, इसके फॉर्म में जाती है। तो अब मुझे पहले आप लोग ये बताइए कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ आई कि नहीं। समझ आई होगी तब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा देता हूँ, है ना। तब मैं आपके इसकी थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपको लिखा देता हूँ, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है। गुड़िया बताइए, अंचल, शुभी, रीता, रीता भी है, रीता का भी जो है नाम भूल जाता हूँ मैं। देखिए, जो चीजें बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेडिकल में। मेडिकल क्या, जेई के भी अगर आप क्लास लेंगे तो जो उसमें बताऊंगा उसमें भी नहीं आएगा बाहर। लेकिन हाँ, उतनी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, उतनी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हवा में बात करेंगे तो नहीं होगा, मेहनत तो जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए बच्चों, और मेहनत करते समय ना थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, है ना, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए कि आप डॉक्टर बने। अभी देखिए कंट्री को डॉक्टर्स डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है अभी। और कोविड के समय में देखिए इतने डॉक्टर्स की जरूरत है कि आप सोच नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपने यूपी में ही देखिए, अपने मिर्जापुर में भी एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। मतलब मिर्जापुर में भी मेडिकल कॉलेज बन गया है, उसका बिल्डिंग वेल्डिंग बन गई है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट उसकी बिल्डिंग्स बन गई है। ठीक है, जब हमारे आप जहाँ मेरा घर है उसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूरी बिल्डिंग्स बन गई है। इवन मतलब गोरखपुर में तो है ही, गोरखपुर के आसपास का जो एरिया है, जो वहाँ पे भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम, देवरिया साइड में, उधर पे भी मेडिकल कॉलेज, बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज। तो कई मेडिकल कॉलेज भी बन गए हैं, तो उसकी वजह से आपके सीट्स भी, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगी। तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, मेडिकल के स्टूडेंट की ज़रूरत भी है। तो आप अगर थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले तो मेडिकल में सीट कम होती थी, अब तो नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हैं, तो अगर आप थोड़े थोड़े से इसको फोकस कर लें तो डेफिनेटली आप चीज़ों को कर लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और आती है। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी उसी में से एक पार्ट है जिसमें से वो चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ अकॉर्डिंग टू प्लैंक, क्या क्या उसने कहा था। बातें आपको समझ आ गई हैं। अब आप लोग इस ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी की कुछ कुछ पार्ट्स को लिख लीजिए। प्लैंक ने ये बोला था, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अब टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। जो सब्सटेंस होता है एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी discontinuously. Discontinuously in the form of
form of small packets. दिस पैकेट, अब ये जो स्मॉल पैकेट्स है, दिस इसी पैकेट्स को उसने क्या बोला था, क्वांटा. दिस पैकेट इज नोन एज, ये लिख लीजिए, दिस पैकेट इज नोन एज क्वांटा. अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, मेडिकल की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन में चीजों को समझना या अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चीजों को लिखना? मेरे पहला ऑप्शन लिखना, सिर्फ लिखना. दूसरा सिर्फ समझना. तीसरा समझ के लिखना. विच ऑप्शन इज गुड? पहला समझ के लिखना. नॉर्मल केस में अगर आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं. तो सिर्फ लिखना नहीं है, यहाँ समझ के लिखिए, और ये जानते हुए कि ये वाला चीज एग्जाम में आ रहा है, उस चीजों पे जरूर फोकस कीजिए. तो समझ के लिखिए. मान लीजिए आपने इसे समझ लिया है, तो इसे अगर आपने एक बार लिख भी लिया तो कोई आपको हमेशा याद करने की जरूरत नहीं है. आपने छोटा छोटा पॉइंट लिखा कि इसको क्वांटा बोलते हैं, एनर्जी होगी, और आप उसे स्मॉल जो क्वांटा होती है, और इसी को आप बोलते हैं फोटॉन. इसी को आप फोटॉन भी बोलते हैं. ये भी ध्यान रखिए, कभी कभी आपको फोटॉन टर्म सुनना पड़ेगा, तो ये क्वांटा को आप फोटॉन बोलते हैं. ठीक है. अब दूसरा ये बोलता है कि एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा, सेकंड पॉइंट देखिए, एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा और फोटॉन is directly proportional to frequency. तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, E is directly proportional to nu, और E equals to h nu, और E equals to hc by lambda, where h is the Planck constant, और Planck constant की आपको वैल्यू मैंने पहले लिखा दी है, 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड, है ना. तो ये चीज 6.6 ही याद रखिए, कहीं के बुक्स में 6.2 6.625 लिखा हुआ है, तो इतनी ज्यादा वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम हो जाएगा. ठीक है. तो ये दो चीजें आपने ध्यान दे दिया. और तीसरी चीजें उसने बोला कि जो एनर्जी है, जो पैकेट्स है, जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज इन होल नंबर मल्टीपल, इसका मतलब यह है कि एनर्जी आपकी जो होगी 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 1.235 नहीं होगी. ये तीन चीजें आपकी, चार चीजें आपकी आपकी क्या है कि क्वांटम प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इसी को ही आप बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ठीक है. तो इसे आप लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं 1 मिनट का समय ले लीजिए आप लोग. ठीक है. समझ आ रही ना भाई सभी बच्चों को बातें? आ रही समझ? आ रही. तो एक चीज और समझा कि मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कोशिश करता हूँ कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आज खत्म करूं. क्या मैं आपको ड्यूअल कैरेक्टर समझा दूं? क्या ड्यूअल कैरेक्टर, क्योंकि कहानी तो बता ही दिया कि क्या क्या था ड्यूअल कैरेक्टर, है ना. या डेरिवेशन ऑफ डिब्रोगली वेव इक्वेशन, या डिब्रोगली वेव इक्वेशन क्या है, ड्यूअल कैरेक्टर क्या है. चलिए इसे आप लिख लीजिए फटाक से, तो मैं आगे बढ़ूं. डन. चलो, ड्यूअल कैरेक्टर एंड डिब्रोगली वेव इक्वेशन सीधे सीधे लिख देते हैं हम. ड्यूअल कैरेक्टर. ड्यूअल कैरेक्टर किसका? वेव का. वेव का मतलब लाइट का. ठीक है.
या इसी को आप बोल सकते हैं de Broglie वेव इक्वेशन। de Broglie वेव इक्वेशन अलग सी चीज है, बट इसी से आया हुआ है, दी डेरिवेशन ऑफ de Broglie वेव, ठीक है, de Broglie वेव इक्वेशन, डुअल कैरेक्टर्स ऑफ de Broglie वेव। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग बताया, मैं लिखाने की इसकी नीड नहीं समझता हूँ, आपको ये सिर्फ समझना ही है, तो लिखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। de Broglie वेव इक्वेशन क्या है, ड्यूअल कैरेक्टर क्या है? ड्यूअल कैरेक्टर यही है कि जैसे तुम्हारे जो न्यूटन थे वो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करते थे, और मैक्सवेल जो होता था वेव थ्योरी को सपोर्ट करता था। तो बाद में ये देखा गया कि जो जो लाइट है वो आपका सिर्फ पार्टिकल या सिर्फ वेव नहीं है, बल्कि वो दोनों कैरेक्टर को कंटेन करता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि लाइट क्या होता है, लाइट के अंदर आपका ड्यूअल कैरेक्टर होता है, ये पार्टिकल को भी कंटेन करता है और वेव के नेचर को भी कंटेन करता है। मतलब लाइट जो है आपका कण जैसा भी होता है और उसमें वेव जैसी भी प्रॉपर्टी होती है। कण जैसा कैसे हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो आ रही है वो डिसकंटिन्यूअस आ रही है, लाइट आपको दिखती है कि मतलब डिम हो रही है, थोड़ा सा तेज हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये क्या हुआ, पार्टिकल नेचर हुआ। लेकिन इन लाइट जो ट्रेवल करती है वो क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे देखिए साउंड क्या है, साउंड भी एक वेव है, साउंड भी एक वेव है, लेकिन पार्टिकल नहीं, हम उसे पार्टिकल जैसा नहीं ट्रीट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर साउंड का नेचर टोटली पार्टिकल जैसा होता, तो मैं अगर तेजी से चिल्ला देता, मान लीजिए मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत तेज से चिल्ला दिया, तो क्या हुआ, आवाज और तेज जाएगी, और तेज चिल्ला दिया और आवाज जाएगी, और तेज चिल्ला दिया तो और आवाज जाएगी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं बहुत तेज चिल्ला दूं तो मेरे मेरे जो अंदर जो माउथ है, दांत है, ये भी निकल के चले गए। अगर ये सब निकल के चले गए तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल नेचर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं जाता, आपके पास मेरी जो आवाज जाती है वो वेव के फॉर्म में जा रही है। तो ऐसे जो लाइट है वो पार्टिकल एंड वेव दोनों कैरेक्टर को फॉलो करती है, यही है डुअल कैरेक्टर। इसको ही अब de Broglie ने क्या किया, इसे डिराइव किया, तो इसको बोलते हैं de Broglie वेव इक्वेशन, मतलब de Broglie का कणिका का सिद्धांत या वेग तरंग का इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइंस्टाइन थ्योरी। आइंस्टाइन का थ्योरी जो था उसके अकॉर्डिंग था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया वन। आइंस्टाइन मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी थी, ये इक्वेशन हो गया वन, आइंस्टाइन थ्योरी है। ये आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। और दूसरी चीज अभी आपने पढ़ा डुअल नेचर, डुअल सॉरी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से पढ़ा एच न्यू, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो क्या दोनों एनर्जी को मैं इक्वेट कर दूं, क्या de Broglie ने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया। ये आइंस्टाइन के हिसाब से था और ये आपका था किसके हिसाब से, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो दोनों को उसने क्या किया, इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू लिख सकता हूँ क्या। यहाँ मैंने सी लिखा है तो सी को एच सी बाई लेमडा कर दूं और यहाँ एम सी स्क्वायर कर दूं। सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, लैम्डा को ऊपर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, या यही लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन ये, यही एम वी बोलते हैं। सी का मतलब होता है वी, सी का मतलब क्या होता है वी, है ना। तो ये एच एच और एम इंटू वी क्या होता है, क्या आपने ये पढ़ा है क्या कि एम इंटू वी का होता है पी, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब होता है संवेग। तो लैम्डा की वैल्यू एक और फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो ये दो तीन चीजें याद रखिएगा। वेयर लैम्डा क्या है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख लें, पहले आप इसे लिख लीजिए डबल कैरेक्टर, ये आइंस्टाइन के हिसाब से आया, ये प्लैंक के हिसाब से आया, और de Broglie ने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, बस इतना ही क्या बोला वो, दोनों को ऐड कर लिया। ये ना तो पार्टिकल ना तो वेव, दोनों ही रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आइंस्टाइन थ्योरी। जरा इसे लिख लीजिए,
ये आपका डिब्रोगली, इसको बोलते हैं डिब्रोगली वेव इक्वेशन। ये वाला जो है ना, इसको साइड में आप लिख लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा ना, ऐसा नहीं कि डिब्रोगली वेव इक्वेशन। उस दिन में मैं सोच रहा हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास ले लूँ, मैं तो ऑनलाइन क्या, जैसे ये तो ऑनलाइन चली रही है, डायरेक्ट आपका स्ट्रीमिंग करा लूँ, ठीक है, टू दी एट अ टाइम। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये होता है, लैग करता है, मतलब आवाज़ बाद में जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत होता है। बट कोशिश करूंगा कि किसी दिन आपको एक बार देखते हैं, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर लें क्या, मान लीजिए अगर वो अच्छा रहा तो उसको कर लेंगे। हालांकि नेटवर्क की स्पीड सही है, सब कुछ सही है, बट ऐसा होता है, मैंने कई बार चेक किया है जब मैं डिफरेंट जगह पे क्लास लेता था। जैसे मान लीजिए मैंने अन अकेडमी पे क्लास ली, तो वहाँ पे भी ऐसी बफरिंग होती थी। फिर अपनी भी यूट्यूब पे क्लास ली, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी। तो आप लोगों की ऐसी नहीं ली। बट अगर आप रेडी हो और थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सके, मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज का मतलब ये हुआ, मैं बोलूंगा डिब्रोगली वेव इक्वेशन अभी बोलूंगा, आपके पास आवाज थोड़ी देर में पहुंचेगी। पता चला जब मैं डिब्रोगली वेव इक्वेशन बोल दिया और मैं लिख रहा हूँ कुछ क्वांटम नंबर, मैं लिख रहा हूँ क्वांटम नंबर, अब आपके पास जाएगी डिब्रोगली वेव इक्वेशन, तो ये थोड़ी सी लैकिंग होती है। बट अगर आप उसे कंटिन्यूअस सुनते हैं तो आपको आपको साइड से मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप एक बार करेंगे और फिर मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कर लेंगे। तो डुअल कैरेक्टर समझ में आ गया आप लोगों को, डुअल कैरेक्टर समझ में आ गया, डुअल कैरेक्टर समझ में आ गया, अच्छा, ठीक है। तो डुअल कैरेक्टर पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे, और कुछ चीजें इसी में और भी हैं, वो मैं आपको भी समझाता हूँ। जरा आप इसे लिख लीजिए, पहले आप इसे लिख लीजिए, इसे समझा दूं क्या, एक मिनट देखिए। मेंस में, अरे मेंस कह रहा हूँ, आपका नीट में क्वेश्चन कुछ और भी आते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा इसको। इसके बाद मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूँ, फिर मुझे लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो क्या तो मैं बोल रहा था आपसे, हाँ, कुछ रिलेशन। देखिए, एक आप हेडिंग डालेगा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, अच्छा, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ना आपका फिजिक्स में भी है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स से मैं बात कर लूंगा, तो ये मॉडर्न फिजिक्स वाला ये वाला पार्ट आपको ना कराएं, तो क्योंकि आपने इसको यहाँ पे ही कर लिया, जो यहाँ पे कर लिया, तो उसमें और से लगभग लगभग सारी चीजें सेम है। उसमें आपको शायद रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, और केमिस्ट्री में आपका रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी चीज सेम है, तो आप रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तो वो वहां पे भी आपकी चीजें हो जाएंगी। तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड एंड मोमेंटम, ठीक है। इसमें एक रिलेशन देखेंगे और उसी को डुअल कैरेक्टर में वहां पे पुट करेंगे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को देखिए क्या होता है। क्या काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या, सुहासनी बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या, किसे किसे इसमें डाउट है, प्रखर, सुपूजन। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है क्या बेटा, होता है, होता है, होता है या नहीं होता है, जल्दी से बताएं। पता है, अच्छा। क्या जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, वो m इंटू वी होता है क्या, देखिए, m इंटू वी होता है क्या, मोमेंटम m इंटू वी होता है क्या, यानी कि मैं p इक्वल टू m इंटू वी लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अच्छा, अब आपको एक काम ये करना है, एक काम ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी को अगर आप मोमेंटम में कन्वर्ट करें, तो आप जरा अपने से एक बार करके बताइए मुझे कि कैसे करेंगे, कैसे करना चाहेंगे आप, कैसे करना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए इसमें
देखिए काइनेटिक एनर्जी वाला उठा लेते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी वाला उठा लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं हाफ को इधर ले जाऊं तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्या, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम इंटू वी स्क्वायर, एम इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं इधर m का मल्टीप्लाई करूं, इधर मैं अगर m का मल्टीप्लाई करूं तो क्या इधर भी मुझे m का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर m का मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी का होल स्क्वायर, m इंटू वी का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अब इसका होल स्क्वायर है जिसको यहाँ पे रूट में डाल दीजिए। तो ये क्या है, एम वी का मतलब क्या हुआ, ये मोमेंटम हुआ। मोमेंटम की वैल्यू क्या हुई, इसमें रूट में डाल दीजिए, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ये आपका एक रिलेशन बन जाता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, है ना। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये एक फॉर्मूला बन जाता है। इसे आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। फिर इसे आप लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में आप पुट करते हैं ना। तो आप 1 मिनट देख लीजिए। चेक कर लीजिए आपको, मैं भी ठीक है। हाँ, यही फॉर्मूला आ रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था लेकिन यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब जरा एक बात और बताइए कि आपने ये रिलेशन निकाल दिया, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस पे नीट में क्वेश्चन आपके आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी इनटू मोमेंटम। अब जरा मुझे ये बताइए, मोमेंटम को ही एमवी बोलते हैं, तो जो de Broglie वेव इक्वेशन आई, de Broglie वेव इक्वेशन जो थी आपकी वो क्या थी, तो अब यहाँ पे de Broglie वेव इक्वेशन थी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो सुहासिनी, शुभी, इसे आप रख देंगे क्या, एम वी की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। तो ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले हैं, जितने भी इस चैप्टर में फार्मूले हैं आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ना तो इतने टाइम होंगे ना तो इतना समझने का चीज़ें मिलेंगी आपको। तो थोड़ी सी चीज़ें आप इसको ध्यान रखिए कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाएं, कभी काइनेटिक एनर्जी दे देता है। तो ये दोनों ही क्या है, de Broglie वेव इक्वेशन है, de Broglie वेव इक्वेशन, LIE होता है वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, de Broglie वेव इक्वेशन, ठीक। अब de Broglie वेव इक्वेशन के बाद थोड़ा सा मैं आपको de Broglie वेव इक्वेशन में भी देखिए, अगर आप जैसे ये यहाँ मास है ना, मास, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं de Broglie वेव इक्वेशन में, अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो इसमें अगर आप मास की, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू को पुट कर दीजिए, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो वहां पे भी एक फार्मूला आ जाता है, यहाँ पे भी एक फार्मूला आ जाता है। उसको भी अगर आप देखेंगे तो एक फार्मूला और होता है, तीसरा फार्मूला देखिए, यहाँ लैम्डा की अगर वैल्यू अंडर एच अपॉन 2 काइनेटिक, ये क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो इस सभी की अगर आप वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें मतलब 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁴
माइनस का 31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। 2 इंटू अब काइनेटिक एनर्जी को आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे काइनेटिक एनर्जी को, अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने के लिए आपको क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻, जो आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है उसको आपको रखना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हो गई। इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ये कर दीजिए आप ऐसा। अब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम में बैठ के याद रखिए, ऐसा करिए। तो इसको जब भी आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे v आ जाएगा ना, v काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो v आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक। अब अगर आप इस सारे डेटा को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जो होता है एक फॉर्मूला बनता है 150/v हाफ रूट में, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कम से कम ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिए, क्योंकि वहाँ डेटा रखना है। अगर आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कर लीजिए, नहीं तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एमडा इक्वल टू एच अपान, जो आप वैल्यू को पुट करते हैं, एच अपान 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, इस वाले में, या आप एम वी में करना चाहें तो भी, यहाँ उसके लिए आपको वेलासिटी यहाँ चाहिए, यहाँ आपको वेलासिटी नहीं चाहिए, यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पुट करना है। अगर आप पुट कर लेते हैं तो आपके जो भी आंसर आएगा डेटा, उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसको रूट में करना है आपको, ये रूट में आएगा तो रूट में कर लीजिए। तो आपका जो डेटा आएगा 150/v पावर 2 या पावर हाफ, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी आएगी, सॉरी रूट में आ जाएगा। तो इसको अगर हम कर लें तो चीज़ें हो जाएंगी। एक मिनट थोड़ा सा ठीक है। तो बस 2-3 मिनट रुकिए, मैं आपको ये थोड़ा सा चीज़ें और करा देता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो अब थोड़ी सी बातें और हम कर लेते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, और याद आप सभी लोग मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, रेडियस का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, जो जो चीज़ें हैं सब कुछ आप मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, सो दैट आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाएँ, है ना। तो अब अगर मैं आपको इस पर कुछ क्वेश्चंस दे दूं या प्लैंक क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करूं, मैं आपको एक काम करता हूं, चलिए एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बता देता हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगा। इसके बाद मैं इसे कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो अभी हम एक छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आज आपने 2-3 चीजें पढ़ ली। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए जेई में तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप नीट की बात करेंगे तो नीट में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे और उसी के बेसिस पे आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज़ तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ यूज होता है। जैसे आप कहीं कहीं होटल में जाइए, कभी आप बड़े होटल में जाइए, तो आप देखेंगे जब आप होटल में एंटर करेंगे या किसी मॉल में जाइए, तो आप उसमें जब एंटर करते हैं तो उसका जो डोर होता है वो अपने आप ही ओपन हो जाता है। तो ये जो अपने आप ओपन हुआ, और जैसे ही आप अंदर घुसते हैं अपने आप ही डोर बंद हो जाता है। तो ये जो ओपन हुआ ये और बंद हुआ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक फिनोमेना है, ठीक। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कभी किसी होटल में जाइए, तो अब जब जो पानी होता है, पानी जो नल से पानी निकलता है, उस टैप के नीचे अगर आप हाथ ऐसे रखिए तो तुरंत पानी आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही आप हाथ वहां से हटा लीजिए तो पानी वहां से निकलना बंद हो जाता है। तो ये भी चीजें एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट है। तो ये समझ लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है। एक तो आपने पानी हाथ लगाया तो पानी आना स्टार्ट हो गया, और अगर आपने कहीं जा रहे हैं आप मॉल वॉल में जाइए, बनारस में आप जाइए, बनारस के भी कुछ मॉल्स में हैं, आप जाएंगे तो अपने आप ही डोर ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। इवन कुछ स्कूल में, अच्छे स्कूल में, मैं एक स्कूल का नाम बताता हूँ, GD गोयनका है दिल्ली में,
तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ये मतलब ये हौज खास से मतलब आगे के साइड में है। अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ध्यान है अभी। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे देखा था। तो वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कैसे करता है, क्या करता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्या होता है कि जैसे जो दरवाजा आपका ऐसे खुल रहा है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है। उस सेंसर्स पे हमेशा क्या होती है, लाइट आती रहती है। अब आपको किसी दरवाजे से अगर पास ऑन होना हो, या किसी नल के पास से अगर आपको पानी लेना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे वहां अपने हाथ रखेंगे, है ना। या दरवाजे से अंदर घुसना है तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से आप आके दरवाजे के सामने खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि दरवाजा आपका ऐसा है, इतना बड़ा सा है ना। रखल बात समझ में आ रही है, दरवाजा इतना बड़ा सा है और ये गेट है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे दरवाजा खोले, तो कभी नहीं खुलेगा। इधर खड़े हो जाएंगे तो नहीं खुलेगा। आपको पता है कि आपको यहाँ पे बीच में जाना पड़ेगा। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, सेंसर को फिट कर देते हैं। अब वो सेंसर ऐसे होते हैं जो लाइट से ऑपरेट होते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना वहां पे होती है। तो ये जो लाइट से ऑपरेट होते हैं, जैसे ही आप इस पे खड़े हो जाएंगे, तो अब क्या हुआ, अब वहां पे जो लाइट्स आ रही थी, आपने उसमें क्या किया, इंटरफेरेंस, मतलब उसमें आपने इंटरप्ट कर दिया, उसमें उसमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर दी। जैसे ही आप हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, अब लाइट का कनेक्शन तो हट गया। अब क्या होगा, गेट क्या होगा, अपने आप ओपन हो जाता है। और जैसे अब आप गेट ओपन हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि यहीं पे खड़े रहेंगे। अगर आप यहीं पे खड़े रहेंगे तो गेट ओपन ही रहेगा। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, तो फिर से उस पॉइंट पे लाइट आनी स्टार्ट होगी। गुड़िया बात समझ में आ रही है। उस पॉइंट पे फिर से लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी और गेट आपका ओपन हो जाएगा। ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन द सेम वे, जैसे जो पानी का टैब है, टैप, तो टैप के नीचे भी अगर आप हाथ रखेंगे, ऐसे ऐसे हाथ लेके जाइए, तो आपको क्या होगा कि आप हमेशा तो रखेंगे नहीं, जब आप रखेंगे तब पानी आने लगेगा। तो वहां पे आपने क्या किया, वहां से जो लाइट सेंसर से वो कनेक्ट था वो बंद हो गया। अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने हाथ हटाया, फिर से लाइट वहां पे आ गया। जैसे फिर से लाइट आ गया, तो फिर से सेंसर ने उसे बंद कर दिया। तो ये ओपन क्लोज होता रहता है। ठीक है। तो यही है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक का, मैंने एग्जाम्पल बताया। अब इसमें हम थोड़ा सा बात भी करते हैं। हालांकि इसे अगली क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा आप इसे फिगर भी बना लें, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, और अगली क्लास में आप रिवीजन करके आइएगा, सो दैट हम लोग इसको और अच्छे से करें। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई लाइट जला दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के यूज से अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए और इसको आपने ऐसे लगा दिया। अब क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पाया, तो ये क्या है, कनेक्शन क्या है, बंद है। और अगर कनेक्शन बंद है तो लाइट आपकी नहीं जलेगी। लेकिन लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें, देखिए, अरे ये तो पूरा गायब हो गया। शिव पूजन प्रभु पूरा गायब हो गया। शिव पूजन बोल रहे हैं, नहीं चलिए सर ठीक है, आज बहुत पढ़ लिया आप हैं। देखिए ऐसा लगा दी, तो अगर मैं यहाँ से लाइट पास ऑन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से, और इस लाइट की खास बात ये होनी चाहिए कि ये जो लाइट है, तो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, है ना। ये जो लाइट है ना, इस पे पड़ना चाहिए, इस पे ऐसा मतलब अब इसको ऐसा अरेंजमेंट कर दीजिए कि लाइट जो है इस पे पड़ना चाहिए। तो अगर लाइट इस पे पड़ रही है, लाइट इस पे बार बार पड़ रही है, बार बार पड़ रही है, बार बार पड़ रही है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ जैसे लाइट पड़ेगी, तो ये यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है उस लाइट को गेन करेगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन उस लाइट को गेन करेगा, और जैसे गेन एनर्जी को गेन करेगा, तो उसके अंदर अगर कुछ एनर्जी आएगी, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करने लगेगा, इधर। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगेगा। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट किया, वैसे ही आप देखेंगे कि अब आपका चूंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, और सर्किट कंप्लीट हो गया, तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये लाइट की वजह से स्टार्ट हुआ। इसलिए इस इफेक्ट को आप बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, इसको पढ़ के आइएगा। तो लास्ट क्लास में, अगले क्लास में मैं आपको इसके आगे इसमें एक वर्क फंक्शन होता है वो बताना है मुझे। फिर इसमें एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक लैम्डा होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड लैम्डा होता है, उसको बताना है। और उसी के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चीज़ों को बताएंगे। तो आप ये वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसे ज़रूर देखिएगा और फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। कि होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बेसिक चीज़ है समझना, क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे मेरे ख्याल से लेंदी जो क्लासेस हैं वो हमारी ही रहती हैं, तो उतना टाइम अगर आप डिवोट कर रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें सीख लीजिए और डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आप लोगों को समझ आया हो तो एक बार ज़रा सा मतलब लाइक का बटन या इस तरह से वो कर लीजिए। हाँ कि आ गया, या नहीं समझ में आया होगा तो मेरा नंबर है आपके पास, मोबाइल नंबर है, आप उसे एक बार ज़रूर मैसेज करें। तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा अपनी साइड से। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने की, नेक्स्ट लेक्चर में मिलने की, सॉरी। और होप कि सब अच्छा है और आप अच्छा करेंगे। ठीक है, कोई आपके कमेंट हो तो आप लिख दीजिए, मैं उसे एक बार रीड भी कर लूँगा आपको अभी। लेकिन सारे लोग नोट्स बनाते रहिए और एक पतला नोट्स बनाइए, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूले लिखे। फार्मूले बेस्ड नीट में क्वेश्चन जरूर आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मिलें बेस्ड नीट में क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट है जरूर आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डाउट है आपको तो हम लोग नेक्स्ट फिर मिलें नेक्स्ट क्लास। किसी को कोई डाउट है और ज़्यादा एनर्जेटिक होके, डाउट है आपको? ठीक है, चलिए ओके, गुड बाय सभी को, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास लेते हैं और गुड नाइट, और ज़्यादा एनर्जेटिक होके। ठीक है, चलिए ओके, गुड बाय सभी को, गुड बाय।